हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि मैं हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ और जेआईसी के एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हूँ, आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आती होगी। और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज मैं हिंदी आदिकालीन जो प्रवृत्तियाँ हैं, आदिकालीन साहित्य, आदिकालीन के जितने भी पॉइंट हैं उनको हमने 10 पॉइंटों में रखा है और 10 पॉइंटों में सारे आदिकालीन की मैं आदिकालीन पर चर्चा करूंगी, आदिकालीन साहित्य पर। ठीक है, तो इसके बाद चलिए हम देखते हैं। और जो लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट जाता है तो वैसा भी हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और इसके बाद इन 10 पॉइंटों में हम देखेंगे कि आदिकालीन साहित्य में क्या क्या मतलब विशेष है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा आदिकालीन समय सीमा। तो पहला जो पॉइंट है कि आदिकालीन समय सीमा किस रूप में और किसने किस प्रकार से मानी है। तो पहला पॉइंट है, इसमें है पहला जो माना है रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रम से 1350 विक्रम, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये समय सीमा रखी गई है। इसके बाद आता है दूसरा 700 विक्रम से 1444 विक्रम, ये मिस्र बंधुओं के अनुसार है। ये मिस्र बंधुओं ने इनको माना है इस समय सीमा को। इसके बाद तीसरा पॉइंट बनता है हमारा 1000 विक्रम से 1375 विक्रम, इन्होंने रामकुमार वर्मा ने माना है। रामकुमार वर्मा ने से चारण काल और संधिकाल और चारण काल, इससे पहले इन्होंने संधिकाल नाम दिया है। संधिकाल लगभग 700 से माना है, 700 से 1000 तक। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने माना है इसको चारण काल में आता है हमारा आदिकाल। आदिकाल में इन्होंने रखा है 1000 विक्रम से 1375 विक्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल टोटल 3 मत हमारे हिंदी साहित्य में विशेष माने जाते हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए विशेष इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए इन तीनों पॉइंट को हमने कवर किया है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट है हमारा नामकरण, कि आदिकाल जो नाम रखा गया वो किस के आधार पर रखा गया और किसने इनको आदिकाल नाम को किन किन अलग रूपों में माना है, वो हम देखेंगे। तो पहला है आदिकाल माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा है वीरगाथा काल, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तीसरा है चारण काल, रामकुमार वर्मा ने माना है। चौथा है बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है। पाँचवा है सिद्ध सामंत काल, राहुल साकृत्यायन ने माना है। इसके बाद छठवां है आरंभिक काल, मिस्र बंधुओं ने माना है। सातवां है प्रारंभिक काल, गणपत चंद्रगुप्त ने माना है। ये सारे नामकरण हैं आदिकाल के, किन किन ने किस किस रूपों में माना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है, दूसरा पॉइंट है प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी वो कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ थी जिसके आधार पर हमें इसका नाम आदिकाल रखा गया, और कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ उस काल में चल रही थी। ठीक है, तो पहला है रासो साहित्य की रचना। आदिकाल में बहुत सारे रासो साहित्य लिखे गए थे, जितने भी लिखे गए थे सारे रासो साहित्य लिखे गए थे। इन साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। ठीक है, जितने भी साहित्य लिखे गए उनमें किसी न किसी श्रृंगारिकता के ऊपर लिखे गए थे, या फिर किसी वीर योद्धा के उसका वर्णन हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो दूसरी प्रवृत्ति है वो वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। तीसरी है इनकी संदिग्ध प्रामाणिकता। जो रासो साहित्य लिखे गए थे उन सब में इनकी संदिग्ध प्रामाणिकता, इनके जो प्रामाणिकता के इनका कोई ही प्रमाण नहीं मिलता है इनके साहित्य का। तो इस प्रकार से इनकी जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध रही है, कोई कभी मानता है, कोई कुछ मानता है। तो इस प्रकार से कोई निश्चित इनका प्रमाण नहीं मिलता है इन साहित्यों का। तो इसी आधार पर इनको जो तीसरा पॉइंट है वो है इसकी आदिकालीन जो साहित्य लिखा गया था उनमें संदिग्ध प्रामाणिकता का थी, इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध थी। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा ऐतिहासिकता का अभाव। इनमें ऐतिहासिकता का अभाव था, मतलब कोई ही ऐतिहासिक तथ्य नहीं थे इनमें, जिस अपने रूप में माना, जिसको उसी आधार पर उन्होंने अपने साहित्य की रचना कर डाली। इसी आधार पर इनको जो चौथा पॉइंट बनता है ऐतिहासिकता की अभाव था। ठीक है,
इसके बाद है कल्पना की प्रचुरता। जो पांचवा पॉइंट है वो है कल्पना की प्रचुरता। इस जो साहित्य में, आदिकालीन साहित्य में जो साहित्य लिखे गए थे उसमें कल्पना की प्रचुर मात्रा थी। इसमें इतनी ज़्यादा कल्पनाएँ लोग करते थे कि कोई कहीं भी जो इसमें प्रामाणिकता का नाम दिखाई नहीं देता था साहित्य में। इतनी ज़्यादा कल्पनाओं का इसमें प्रचार था, इतनी ज़्यादा कल्पनाएँ थीं इस साहित्य में आदिकालीन में कि मतलब कल्पना के आधार पर अगर कहा जाए तो इनमें कोई ही प्रामाणिकता नहीं थी, सिर्फ कल्पनाओं के अलावा। ठीक है, इसके साथ दूसरा जो पॉइंट बनता है मुक्त एवं प्रबंध काव्य की रचना। इस जो साहित्य था, आदिकालीन साहित्य था, उसमें मुक्त और प्रबंध काव्य बहुत ज़्यादा लिखे गए थे। जितने भी साहित्य लिखे गए थे तो वो सारे या तो मुक्त काव्य थे या फिर प्रबंध काव्य थे। इसके बाद छंदों की विभिन्नता थी। जो इस साहित्य में छंद, बहुत ज़्यादा छंदों का प्रयोग किया गया था। बहुत सारे छंदों को इस साहित्य में लिखा गया था। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है हमारा डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल और पिंगल भाषा, जो भी साहित्य लिखा गया था आदिकालीन साहित्य, उसमें डिंगल या पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। डिंगल भाषा होती है हमारी अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा को डिंगल भाषा बोला जाता है। और जो दूसरी थी पिंगल भाषा, पिंगल में था अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था। इसमें थोड़ा सा पेन गड़बड़ा जाता है मेरा, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें कभी थोड़ा सा। ठीक है, ब्रज भाषा। तो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। डिंगल भाषा है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी और पिंगल भाषा है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है कि राजा और सामंतों की प्रधानता थी। इस साहित्य में राजा और प्रधानता सामंतों का ही जो साम्राज्य हुआ करता था, और उसी साम्राज्य में जितने भी कवि हुआ करते थे उनके सामंती कवि हुआ करते थे, उनके यहाँ आश्रय किया करते थे। और उन्हीं आश्रय के आधार पर उन्होंने उन राजाओं के, जिनके यहाँ पर वो रहते थे, उन राजाओं का उल्लेख किया करते थे, उन राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। उन प्रशंसाओं का ही आधार था हमारे राजा और सामंतों की प्रधानता में। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है हमारा आदिकालीन साहित्य, रासो साहित्य। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है हमारा आदिकालीन रासो साहित्य। आदिकालीन में बहुत सारे रासो साहित्य लिखे गए थे, जिनमें बहुत इम्पोर्टेंट जो साहित्य है वो है, पहला है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की रचना हुई थी, बीसल देव रासो की रचना नरपत नाहल ने की थी, और इसका जो समय सीमा है वो है 1212 ईस्वी। ठीक है, और ये जो बीसल देव रासो है वो एक श्रृंगार प्रधान रचना है। इसके सारे पॉइंटों को हमने कवर किया है। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक गेय काव्य है। जो बीसल देव रासो है ये एक गेय रचना है, यानी कि इसे गाकर इस काव्य रचनाओं की प्रस्तुति होती है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। इसमें 4 खंडों में इसकी जो विषय वस्तु है वो 4 खंडों में विभाजित है। पहले खंड, इसके साथ ही प्रथम खंड में यह अजमेर के राजा विग्रह। चतुर्थ, बीसल देव का राजमती से विवाह हुआ। उसके बाद विविध। द्वितीय खंड में जो रखा है इन्होंने, राजा रानी से राजमती से रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाते हैं। इसके बाद तीसरे में है रानी का वियोग वर्णन। इसके बाद चौथे खंड में रानी और राजा बीसल देव का पुनर्मिलन होता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है इसका पॉइंट 8। इसमें 125 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें 125 छंदों का प्रयोग है बीसल देव रासो में। तो ये इसके इम्पोर्टेंट
पॉइंट हैं, आप सभी लोग इसे नोट कर लें। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो है हमारा परमाल रासो। परमाल रासो जगनक के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध और वीर रस प्रधान रचना है, जिसे हम सभी जानते हैं कि विसल देव रासो को, वो परमाल रासो को हम आलखंड के नाम से भी जानते हैं, इसे आलखंड भी बोलते हैं। ठीक है, आल्हखंड भी बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश महोबा के जो वीर योद्धाओं का इसमें वर्णन है। ठीक है, महोबा ज़िले के इसमें इसका वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इसके पॉइंट देख लेते हैं। यह जगनक के द्वारा लिखित रचना है। इसकी जो रचना है वो 13वीं विक्रम माना जाता है, 13वीं सदी मानी जाती है के आसपास। इसका मूल प्रमाणिक एवं तथ्य नहीं है कोई भी कि ये प्रामाणिकता के आधार पर इसका कोई समय सीमा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही इसकी जो दूसरा पॉइंट है कि इसकी जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध है। इसकी प्रामाणिकता का कोई तथ्य नहीं मिलता है हमारे साहित्य में। ठीक है, तो इसकी जो प्रामाणिकता है वो तथ्यपूर्ण नहीं है। कोई इसे प्रामाणिक मानता है तो कोई इसे अर्ध प्रामाणिक मानता है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा जो हमारा ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तीसरा ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो है। इसमें जो रखा गया है, ये इसके जो रचयिता हैं वो चंद्र बरदाई हैं। हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये सारे पॉइंट आप नंबर डाल के लिखते चले, हमने ऐसा ही लिख दिया है। तो इसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं। ठीक है, यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना जो हुई, ये रचना काल है वो 1334 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, और बात करें इसकी प्रामाणिकता की, तो प्रामाणिकता के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। ठीक है, पहले हैं रामचंद्र शुक्ल और बूलर। ये दो ऐसे विद्वान हैं, रामचंद्र शुक्ल और बूलर। इसके साथ ही श्यामलाल दास आदि इसे अप्रामाणिक रचना मानते हैं। ठीक है, आदि इसको अप्रामाणिक रचना मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल, बूलर और श्यामलाल दास। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु। ये दोनों जो विद्वान हैं वो इसे प्रामाणिक रचना मानते हैं, विसल देव रासो को। ठीक है, वो पृथ्वीराज रासो को। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है हमारा, जो तीसरे विद्वान हैं तीसरे गढ़ के, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुमेधी चटर्जी। ये इसे अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। इनके अनुसार ये जो पृथ्वीराज रासो है वो अर्ध प्रामाणिक रचना है। ठीक है, इसके साथ जो चौथा ग्रंथ है वो है हमारा खुमान रासो। खुमान रासो की रचना दलपत विजय ने की है। इसमें मेवाड़ के राजा खुमान द्वितीय के जीवन का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके साथ इसके रचना काल के विषय में रामचंद्र शुक्ल इसे 9वीं सदी की रचना मानते हैं। ठीक है, और हजारी प्रसाद इसे 17वीं सदी के मानते हैं। ये भी आप नोट कर लें, 17वीं सदी को हजारी प्रसाद मानते हैं। हजारी प्रसाद मानते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेन, वो इसमें है 5000 छंदों का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें 5000 छंदों का वर्णन किया गया है। तो आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें 5 पॉइंट को कवर करेंगे। आज केवल 5 पॉइंट को कवर किया है हमने। और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि वो उनके अनुसार कोई भी पॉइंट हमसे छूटता है तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो थैंक यू।